हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ एसएससी जेईई प्रीलिम्स फ्रॉम द टॉपिक ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल। अगर मैं अगेन इस चैप्टर की बात करता हूँ, वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड है। तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिखा हुआ दिखता है 2007 का, दैट कंसोलिडेशन टाइम फॉर सॉइल। कंसोलिडेशन टाइम के बारे में पूछ रहा है। तो देखो, अगर मैं टाइम से रिलेटेड अगर आपको फॉर्मूला पूछता हूं तो आपके पास फॉर्मूला एक ये वाला फॉर्मूला है, सभी ने पढ़ा होगा, दैट इज पीवी इज इक्वल्स टू बी CV इंटू टी बाय डी स्क्वायर, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो टाइम का फॉर्मूला दैट स्मॉल टी का फॉर्मूला क्या बन जाता है, दैट इज डी स्क्वायर इंटू टी वी डिवाइडेड बाय CV। यस और नो। अब एक्चुअली अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो देखिए, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है ना, ये आपको बताता है अबाउट द रेट ऑफ कंसोलिडेशन। ये किसके बारे में बताता है आपको? रेट ऑफ कंसोलिडेशन। यूनिट क्या होती है? दैट इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर आपने यूनिट याद रखी होगी तो ऑब्वियसली बात है, ये चीज पता होगी कि भैया ये रेट के बारे में बताता है। लेकिन अगर देखिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूं कि भैया टाइम को अफेक्ट करने वाली बातें कर रहा हूं, और यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी भी दिख रहा है, परमेबिलिटी भी दिख रहा है, और स्ट्रेस चेंज भी दिख रहा है ना। तो जरा बात को समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहली बात तो मैं लिख सकता हूं दैट टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CV। यस और नो। और अगर मैं CV की बात कर लूं तो CV क्या होता है? दैट इज इक्वल टू बी K बाय MV गामा W। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? दैट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MV गामा W अपॉन K। यस और नो। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पर टाइम निकालना चाह रहा हूं फॉर द पर्टिकुलर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, तो वो यहां पर दिख रहा है MV के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, गामा W के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन परमेबिलिटी के इनवर्सली होगा। लॉजिकल अगर बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, अगर परमेबिलिटी ज्यादा हुई तो पानी जल्दी जल्दी पास करेगा, और वाटर अगर हाइयर रेट पे फ्लो करता है तो एक्सपल्शन भी फास्ट होगा और वॉल्यूम चेंज भी कम टाइम में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ दैट इफ परमेबिलिटी इज इंक्रीज देन द टाइम रिक्वायर्ड विल बी लेस। यस और नो। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पर से क्या बोल सकता हूँ कि सर परमेबिलिटी बढ़ी तो वहां पर कंसोलिडेशन टाइम जो होगा वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो टाइम डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग परमेबिलिटी। यहाँ पर एक ऑप्शन बिल्कुल सही दिखता है, बट फिर भी चलिए अभी और भी ऑप्शन दिख रहे हैं, उनके बारे में भी थोड़ा समझते हैं। पहला ऑप्शन बोलता है इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग कंप्रेसिबिलिटी। अब देखो, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पर वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी बोल दो, या फिर कंप्रेसिबिलिटी सिंपली आप AV बोल दो, है ना। वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी या AV वॉल्यूम चेंजेस के बारे में बताते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूं, क्या देखने को मिल रहा है? दैट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द MV। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ MV, है ना। लेकिन अभी बात को क्लियरली समझिए। अगर मैं यहाँ पर समझता हूँ कंप्रेसिबिलिटी की बात, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी की बात, तो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी AV होता है दैट इज डेल्टा E अपॉन डेल्टा सिग्मा डैश। AV की वैल्यू अगर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम चेंज ज्यादा हो जाता है, लेस इवन इन लेस इंक्रीज इन द स्ट्रेस। थोड़ा सा ही स्ट्रेस बढ़ाने पर अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम चेंज हो जाता है, इसका मतलब कि भैया उस सॉइल की कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी हाई है ना। और अगर सर ऐसी सॉइल है कि थोड़ा लोड लगाने पे उसका वॉल्यूम चेंज ज्यादा है, इसका मतलब कि वॉल्यूम चेंज जल्दी जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा ही लोड लगाता हूँ, ज्यादा लोड बढ़ाना नहीं पड़ता, उसके पहले सेटलमेंट हो जाता है ना। तो कम टाइम में ही यहाँ पर सेटलमेंट हो जाएगा। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर कंप्रेसिबिलिटी बढ़ी तो सर जो टाइम है वो कम लगेगा, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। ठीक है, यहां से ध्यान दीजिएगा, ये MV से न दीजिएगा, AV ही एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होता है। MV तो होता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो आप AV से यहाँ पर जज करिएगा तो आपको इजीली यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन गलत मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सेकंड ऑप्शन मेरे को सही मिला है ना। फिर भी चलिए अभी देखते थर्ड क्या बोल रहा है, दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्ट्रेस चेंज। क्या सर ये इंडिपेंडेंट होगा वो स्ट्रेस चेंज से? नहीं सर, जो यहाँ पर वॉल्यूम चेंज है या फिर जो चेंज इन सेटलमेंट है, वो ऑब्वियसली बात है वो डिपेंड करता है अपॉन द किस पे? अपॉन
द चेंज इन स्ट्रेस। जितना ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करोगे उतना ज्यादा सेटलमेंट होगा, और जितना ज्यादा सेटलमेंट मतलब उतना ज्यादा टाइम लगेगा। आया ना? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर थर्ड गलत हो जाता है, एक ही ऑप्शन सही है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। बेसिक क्वेश्चन था वैसे ये, लेकिन इस क्वेश्चन में भी काफी सारे कंसेप्ट जो आपके कंसोलिडेशन चैप्टर के हैं वो यूज हुए थे। तो इसीलिए कभी भी किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हो तो बेहतर होगा उस चैप्टर के बेस्ड जितने भी फॉर्मुलेज है वो सब पहले से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको फॉर्मुलेज बताऊंगा, हो सकता है आप पहली पहली बार फॉर्मूले लिखोगे घबरा जाओगे। बेटर है पहले से फॉर्मूले याद कर लीजिए, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए, और फिर उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करिएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2008 का, और बोलता है दैट फॉर रूटीन कंसोलिडेशन टेस्ट इन द लैबोरेटरी द थिकनेस ऑफ द सैंपल इज। देखिए यहाँ पर एक्चुअली ये आपको स्टैंडर्ड वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्टैंडर्ड जो हमारा सैंपल बनता है उसकी थिकनेस क्या होती है ये पूछ रहा है। अब इसके लिए एक्चुअली एक आईएस कोड है, आईएस कोड यहाँ पर याद रख लीजिए। आईएस कोड का नंबर है दैट इज 2720 पार्ट 15। ठीक है, 1986 का कोड है एक्चुअली ये। और अगर इसमें चेक करा जाए कि क्या लिखा है, तो देखो मैं आपको ओरली समझाऊं उससे कहीं अच्छा है कि मैं आपको डायरेक्टली पूरा का पूरा कोड दिखा दूं, है ना? तो अब जरा कोड को यहाँ पर रीड करिएगा। मुझे पता है शायद आप लोग कुछ छोटी स्क्रीन पर अगर पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि ये आपको बिल्कुल ना दिखे, है ना? तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। अब आई होप आप लोग रीड कर पाओगे। ठीक है, जरा पढ़े इसको, क्या लिखा है। सबसे पहले IS 2720, इसमें स्कोप लिखा हुआ है किसका? फॉर द कंसोलिडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल वाला जो टेस्ट है उसका। देखो यहाँ पर ये लिखा है, दिख रहा है ये कंसोलिडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि टर्मिनोलॉजी जो भी है वो स्टैंडर्ड आपके IS 2809 के हिसाब से यहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी। अभी फिलहाल टर्मिनोलॉजी नहीं पूछी गई है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, फिर देखिए आगे नीचे क्या लिखा है, एपेरेटस के बारे में कुछ बातें लिखी हैं। क्योंकि देखो अगर कोड पे बेस्ड क्वेश्चन आया ना तो वैल्यूज बहुत सारी होती हैं। एक बार आपको थिकनेस पूछी गई है, हो सकता है अगली बार डायमीटर पूछ लिया जाए, है ना? तो ये कोड का नाम यहाँ पर याद रखिए। और फिलहाल अगर इसी पेज की बात करता हूँ, मैंने एक ही पेज लिया अभी फिलहाल आपको दिखाने के लिए, है ना? आप इजीली सर्च कर लीजिएगा, आपको कोड मिल जाएगा, है ना? क्या बोलता है कंसोलिडेशन रिंग के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ पर पहली बात नॉन कोरोसिव रिंग होनी चाहिए। और फिर उसके आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बोलता है कि भाई ग्रीस आपको यहाँ पर सिलिकॉन ग्रीस आपको लगाना चाहिए। प्लस आगे देखिए यहाँ पर डायामीटर की वैल्यू लिखी हुई है, दिख रही है डायामीटर, दिस इज द डायामीटर, दिस इज द डायामीटर। डायामीटर कितना होना चाहिए? दैट इज 60 mm। और इसी के अलावा फिर यहाँ पे बोलता है दैट द इनर डायमीटर ऑफ द रिंग शुड बी एटलीस्ट 10 mm लेस देन द इनसाइड ऑफ द सैंपल ट्यूब। जो भी सैंपल ट्यूब है उससे 10 mm छोटा होना चाहिए आपका रिंग का इनर डायामीटर। एंड आगे बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस में आप डायमीटर 50 mm भी लेते हो, बट हमें जो फिलहाल क्वेश्चन में पूछी गई वैल्यू है वो कहाँ है, तो वो भी समझाता हूँ। देखिए 3.1.4 आप जरा पढ़िएगा। हाइट ऑफ द रिंग shall not be less than 20 mm with a diameter to height ratio of 3। इस कारण से आपका जो यहाँ पर डायमीटर है वो हो जाएगा 60 mm, और मिनिमम जो यहाँ पर थिकनेस है वो हो जाती है 20 mm। तो ये दिख रहा है यहाँ पर 20 mm लिखा हुआ है। लेकिन हाँ देखो, अब ये आपको आईएस कोड याद करना पड़ेगा उसके लिए। मैंने कोड का आपको नंबर बता दिया है, पूरा आप याद नहीं कर सकते हो, बट एक बार अच्छे से नजर लगाइएगा, इस पूरे कोड को पढ़िएगा। कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे जाए। लेकिन अगर कोर्स कवर करने जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कोर्स 100% कवर करना बहुत मुश्किल है। फिर भी अगर आप कवर करना चाहते हो तो मैंने आपको कोड का नंबर जरूर बता दिया है। चलिए अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर पेज को मैं यहाँ पर आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर रख देता हूँ, बिकॉज इसका जो पीडीएफ है ऑब्वियस सी बात है जो भी सेशंस हो रहे हैं इनका पीडीएफ मेरे को आप लोगों को देना है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा उसके लिए, है ना? पीडीएफ में इसको आप जूम करके पढ़ सकते हो आराम से। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोलता है रेट ऑफ कंसोलिडेशन किस पे डिपेंड करता है। तो देखो रेट ऑफ कंसोलिडेशन अगर मैं बात करूं तो दैट इज नथिंग बट दैट इज सीवी, और सीवी का फॉर्मूला क्या है? दैट इज के अपॉन एम वी गामा डब्ल्यू। सर सीवी डिपेंड करता है अपॉन द परमेबिलिटी, हाँ या ना? सीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी। और अगर मैं परमेबिलिटी की बात करता हूं तो परमेबिलिटी का एक फॉर्मूला था, कोजनी-कारमन इक्वेशन, गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू इंटू ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई इंटू डी स्क्वायर, याद है ना?
इनमें से अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उस केस में जो हमारी विस्कोसिटी है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है किसी भी फ्लूइड की। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो म्यू की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी, और अगर म्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो म्यू की वैल्यू अगर घटेगी तो टेम्परेचर बढ़ने पर परमेबिलिटी की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। परमेबिलिटी बढ़ेगी तो पानी जल्दी जल्दी पास करेगा और ऑब्वियस सी बात है कंसोलिडेशन जल्दी हो जाएगा। तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट सीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एंड के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन भी बढ़ेगा। सो बढ़ेगा बढ़ेगा ये लिखा हुआ एग्जैक्टली इन योर ऑप्शन नंबर बी। ए में लिखा है एक बढ़ेगा और दूसरा डिक्रीज करेगा, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऑप्शन नंबर ए पर आपको टिक करना है। बाकी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर पे तो बिल्कुल भी आप टिक नहीं करने वाले। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 2010 का क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला पूछ लिया गया था। और अगर ये फॉर्मूले की बात करूं तो आपने टाइम फैक्टर डिफाइन करा था, दैट वाज CV इंटू टी बाय डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने खैर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही लिख कर दे दिया है। अभी फिलहाल यहाँ पर CV का फॉर्मूला पूछा गया था, दैट इज टीवी इंटू डी स्क्वायर अपॉन टी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज ऑप्शन नंबर ए। हाँ वैसे अगर मैं टीवी की बात करता हूं तो ये टीवी डिपेंड करता है अपॉन द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। किस पे डिपेंड करता है, अपॉन द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। अच्छा कुछ स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को किससे डिनोट किया जाता है, तो दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। फॉर्मूला क्या होता है सर टीवी का, तो भैया अगर मैं डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के बेसिस पे फॉर्मूला की बात करूं तो एक फॉर्मूला बनता है पाई/4 इंटू यू स्क्वायर, अगर यू की वैल्यू क्या है 60% से कम है तो। और यही फॉर्मूला इसका बन जाता है इक्वल्स टू बी 1.7813 माइनस 0.9332 लॉग ऑफ 100 माइनस यू, अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की वैल्यू 60% से ज्यादा हो तो। फिलहाल अभी हमें जो नीचे वाले फॉर्मूले वो नहीं पूछा था, पूछा तो सिर्फ यही था, है ना। और ये फॉर्मूला कौन सा है, दिस इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जो यहाँ पर बोलता है भैया यूनिट ऑफ कंसोलिडेशन कोएफिशिएंट पूछ रहा है, सीवी की यूनिट पूछ रहा है। लेकिन सीवी का देखो फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, दैट इज के अपॉन एम वी गामा डब्ल्यू। फॉर्मूला आई होप आप लोगों को याद है ना। तो के की यूनिट बताना जरा मेरे को, क्योंकि यूनिट ही पूछी गई है ना। के कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की यूनिट होती है वेलोसिटी के बराबर, तो मैं मान लेता हूँ मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। फिर एमवी, एमवी क्या होता है सर, एमवी होता है दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी और डेल्टा ई अपॉन डेल्टा, अच्छा ई नहीं लिखना है, चलो वॉल्यूम के टर्म्स में लिख देते हैं। सो डेल्टा वी अपॉन इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेल्टा सिग्मा डैश। देखो डेल्टा वी बाय वी नॉट, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इज नथिंग बट दैट इज डायमेंशनलेस, क्योंकि वो तो स्ट्रेन है ना। तो इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं तो दैट विल बी इनवर्स ऑफ सिग्मा डैश। इफेक्टिव स्ट्रेस की यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। इधर लिख देता हूं मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। गामा डब्ल्यू की यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये भी हम लोग सभी जानते हैं, है ना। तो किलो न्यूटन तो खैर कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 1 बाय मीटर। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज मीटर स्क्वायर पर सेकंड। फिलहाल मीटर स्क्वायर पर सेकंड में नहीं है, यूनिट क्या दी गई है ऑप्शन में, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। वैसे आपको यूनिट मैंने पहले वाले क्वेश्चन में लिखकर दे दी थी, लेकिन यूनिट आती कैसे है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एग्जाम में, हो सकता है आपको यूनिट याद ना रहे, फॉर्मूला याद रहे, तो फॉर्मूले से आपको यूनिट निकालना आना चाहिए, है ना। क्योंकि एग्जाम में हो सकता है यार आप थोड़ा सा नर्वस हो जाओ और उस केस में जो यूनिट याद की भी थी वो भूल जाओ आप, हो सकता है बिल्कुल। तो इसलिए यूनिट से डिराइव करना आपको खुद ही आना चाहिए यूजिंग द फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ। देखो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी की बात कर रहा है, एवी की बात कर रहा है। अब एवी होता क्या है, तो सर एवी इज नथिंग बट दैट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। कौन सा ग्राफ है सर, एक तरफ है वॉइड रेशियो और दूसरी तरफ है इफेक्टिव स्ट्रेस। क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं कि हमारा जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप क्या बन जाएगा, दैट इज डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा डैश, है ना। अगर इसमें बात करें डेल्टा ई क्या है, दैट इज नथिंग बट दैट इज द चेंज इन वॉइड रेशियो।
मतलब चेंज इन वॉल्यूम, यस और नो। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ दैट डेल्टा ई इज नथिंग बट दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम, यस और नो। और जो डेल्टा सिग्मा डैश है वो क्या है, दैट इज द चेंज इन द स्ट्रेस, दैट इज द चेंज इन स्ट्रेस, हाँ या ना। अब देखो चेंज इन वॉल्यूम मतलब कुछ नहीं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो, है ना। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज द स्ट्रेन न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, स्ट्रेस दिख रहा है। तो एवी है क्या, दैट इज नथिंग बट दैट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेन टू द स्ट्रेस। स्ट्रेन भी कौन सा वाला, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है ना। तो स्ट्रेन टू स्ट्रेस इज गिवन एग्जैक्टली इन योर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन बोलता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टाइम फैक्टर फॉर 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। मैंने आप लोगों को बताया टीवी का फॉर्मूला दो था, एक था फॉर्मूला पाई बाय 4 इंटू यू स्क्वायर, अगर u की वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू भी 60% है। और इसी के अलावा दूसरा फॉर्मूला भी मैंने क्या लिखवाया, 1.7813 माइनस 0.9332 इंटू लॉग ऑफ 100 माइनस यू, अगर u की वैल्यू 60% से ज्यादा है तो। जनरली जो क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला यूज करने को मिलता है वो पहला वाला फॉर्मूला ही है, तो ये वाला फॉर्मूला तो आपको कुछ भी करके याद करना ही है ना। हाँ, अगर u की वैल्यू ग्रेटर देन 60% हो जाए, जो कि जिसपे क्वेश्चंस हमारी एसएससी जेई में कम आते हैं, है ना, तो इग्नोर किया जा सकता है उस फॉर्मूले को। अभी अगर मैं इस पूरे सेशन में बात करूं तो नीचे वाला फॉर्मूला एक भी बार यूज नहीं हुआ, हाँ ये फॉर्मूला जरूर यूज हुआ है। देखते हैं कैसे यूज होगा। तो अभी यहाँ पर बोला है u की वैल्यू 50% है ना। तो इधर वैल्यू पुट कर देता हूँ पाई बाय 4 इंटू 0.5, फ्रैक्शन में पुट करिएगा वैल्यू, है ना, या फिर u बाय 100 लिख लीजिएगा अगर आप वैल्यू लिखना चाहते हो परसेंटेज में। तो दिस विल बी इक्वल टू बी पाई बाय 4 इंटू 0.25, ठीक है। अब यहाँ पर पाई की बात करें तो दैट इज इक्वल टू बी 22/28 इंटू 0.25, ठीक है। तो इसको आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। 22/4 इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी 22/4 इंटू 28 लिख सकते हैं इसको, है ना। तो ये वैल्यू तो हो गई, देखिए 56 का डबल होता है 112, तो 22 डिवाइडेड बाय 112, 22 इंटू 5 करूंगा तो वैल्यू आएगी 110, है ना। तो 110 मतलब वो नीचे जो वैल्यू दिख रही है वो ऑलमोस्ट 5 है, 5 टाइम्स ऑफ योर 22। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली 1/5, 1/5 से थोड़ा सा कम, है ना। 1/5 से थोड़ा सा कम, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर 5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो 1/5 क्या होता है, दैट इज 0.2। अगर एग्जैक्टली बात करें तो ये वैल्यू आती है 0.196, बट अभी फिलहाल ऑप्शन में दिख रहा है 0.2, जिसपे आप लोग इजीली टिक कर सकते हो, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना आप सबको आना चाहिए, क्योंकि देखो इस तरह के न्यूमेरिकल आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। आप ये सोचे कि नहीं यार न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं आएगा और अगर आएगा तो मैं पूरा छोड़ दूं, तो भैया अगर एग्जाम में आप न्यूमेरिकल ही छोड़ने की सोच रहे हो तो फिर सिलेक्शन पक्का है नहीं होना, है ना। फिर तो 100% है कि सिलेक्शन नहीं होगा, कि अगर आप न्यूमेरिकल्स छोड़ दे रहे हो तो कर लीजिएगा न्यूमेरिकल्स और विदाउट कैलकुलेटर प्रैक्टिस कर लीजिएगा कैलकुलेशन की। फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन 2018 का है। बोलता है कि भैया एक क्ले है जिसका थिकनेस है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना थिकनेस है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, और इसके केस में वॉइड रेशियो कितना है, दैट इज 0.5। लेट अस सपोज दिस इज द इनिशियल थिकनेस। फिर आगे बोलता है कि भैया इसका नाउ इट्स द फाइनल वॉइड रेशियो इज इक्वल टू बी और 0.2। आगे पूछता है दैट व्हाट इज द फाइनल थिकनेस। अब देखो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ अपने थ्योरी ऑफ तरजागी 1D प्राइमरी कंसोलिडेशन की, तो उसमें आप ये अज्यूम करते हो दैट योर सॉइल इज सेमी इन्फानाइट। सेमी इन्फानाइट का मतलब ये होता है दैट द चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन थिकनेस विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल थिकनेस, है ना। अब अगर ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर तो सर वॉइड रेशियो दिया हुआ है, बात को क्लियरली समझिए। वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होता है सर, वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। इसको लिखा जा सकता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इनटू 1 प्लस ई, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉइल की ही बात कर रहा हूं तो मेरे पास दो वॉल्यूम आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा इनिशियल वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू बी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इनटू 1 प्लस ई नॉट, ठीक है। और अगर मैं फाइनल यहाँ पर वॉल्यूम भी लिख रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा, चाहे कंसोलिडेशन हो जाए सॉलिड्स का वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, क्योंकि सॉलिड्स तो एक्सपेल आउट हुए नहीं है, तो सॉलिड्स का वॉल्यूम एज इट इज रहेगा, लेकिन हाँ वॉइड रेशियो चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, दैट डेल्टा एच बाय एच नॉट
इज इक्वल्स टू बी नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी, देखिए मेरे को खैर फिलहाल एच नॉट नहीं पूछा है, सॉरी डेल्टा एच नहीं पूछा है, एच नॉट और एच एफ पूछा है, तो मैं काम करता हूँ ना डायरेक्टली एच नॉट और एच एफ का रेशियो लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू बी वी नॉट अपॉन वी एफ, है ना। और अगर इसी को लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1 प्लस ई नॉट अपॉन 1 प्लस ई एफ, है ना। इनिशियल देखो थिकनेस की वैल्यू कितनी है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, फाइनल थिकनेस पूछी गई है 1 प्लस इनिशियल वॉइड रेशियो की वैल्यू दी है 0.5 और फाइनल वॉइड रेशियो की वैल्यू है हमारे पास 0.2। तो एच एफ की वैल्यू निकालनी है, क्या आ जाएगी वैल्यू, दैट इज इक्वल टू बी 1.2 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10, सो दिस इज इक्वल टू बी 4 बाय 5 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू बी 8, किस क्या है यूनिट यहाँ पर, सेंटीमीटर है, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल थिकनेस, हमें फाइनल थिकनेस नहीं पूछी, पूछ रहा है क्या, सेटलमेंट कितना हो, तो ये सेटलमेंट कितना होगा, so that is nothing but that is initial thickness minus final thickness, what is the initial thickness, that is 10, final thickness कितनी है, that is 8, तो obvious सी बात है डिफरेंस क्या आ जाएगा, that is 2 सेंटीमीटर which is exactly given in your option number C। क्वेश्चन सॉल्व करना इजी था, लेकिन देखो मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूला समझाया है कि कैसे आता है, अगर आपने ऑलरेडी पहले से प्रैक्टिस करी हुई होगी एग्जाम के पहले तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। या फिर आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, दैट डेल्टा एच अपॉन एच नॉट इज इक्वल टू बी डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट, ये भी आप अप्लाई कर सकते थे, है ना। तो आप ये भी अप्लाई करते तो भी डायरेक्टली आंसर आता। देखो ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, डेल्टा एच आपको पूछा गया है, एच नॉट की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, डेल्टा ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 0.5 माइनस 0.2 दैट इज 0.3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.5 इनिशियल वॉइड रेशियो, है ना। तो ये हो गया अपने पास 1/5 इंटू 10, दैट इज डेल्टा एच, ऑब्वियस सी बात है दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी 2 सेंटीमीटर। बड़ी आसानी से इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था, तो एक तरीका मैंने आपको ये भी बता दिया है ना। तो दोनों तरीके हैं यहाँ पर, आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है आप वो अप्लाई कर लीजिएगा, कंसेप्ट बेसिक्स वही है दोनों ही फॉर्मूले इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन मेरे पास बोलता है कि भैया पिस्टन एंड स्प्रिंग एनालॉजी was demonstrated by Terzaghi for which of the following processes। देखिए अगर मैं पिस्टन और स्प्रिंग की बात करता हूं तो एक एक्चुअली इस तरह का कंटेनर लिया गया था और ये है हमारा इसमें स्प्रिंग, इसमें ऑब्वियस सी बात है एक पिस्टन है और पिस्टन पे हम लोग अब लोड अप्लाई कर देते हैं, क्या होगा, ये जो पिस्टन है धीरे 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 सेटल करेगा, लेकिन इनिशियली क्या देखने को मिलेगा, अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे हमारे कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है पानी, तो जब तक यहाँ से पानी को आप बाहर नहीं निकालते हो तब तक जो हमारी स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे कोई लोड नहीं आता है ना। यही सेम चीज डिमॉन्स्ट्रेट की गई थी बाय द तरजागी कि जब हम लोग लोड अप्लाई कर रहे हैं और एक स्प्रिंग लगी हुई है पिस्टन पे और साथ ही साथ वो हमारा जो चैम्बर है वो पानी से भरा या कोई फ्लूइड से भरा हुआ है, तो ये जो पर्टिकुलर फ्लूइड है जब तक आप इसका एक्सपल्शन नहीं करवाते हो तब तक कोई भी लोड हमारा स्प्रिंग नहीं उठाता है। हाँ, जैसे जैसे यहाँ पर से फ्लूइड बाहर निकलता है वैसे वैसे स्प्रिंग भी कंप्रेस होती है क्योंकि उस पर लोड लगने लग जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, दैट until and unless until fluid in the chamber is drained out load is not acting on or carried by spring, ठीक है। और जैसे जैसे ड्रेनेज होगा वैसे वैसे स्प्रिंग कंप्रेस होती जाएगी और ये एक्चुअली जो यूज किया गया था ना, ये जो मॉडल है, ये मॉडल में जो फ्लूइड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोर वाटर को और जो स्प्रिंग है ये स्प्रिंग रिप्रेजेंट करती है सॉलिड्स को। तो सॉलिड्स पे लगने वाला प्रेशर कौन सा होता है, दैट इज द इफेक्टिव प्रेशर। तो भाई जो भी लोड अप्लाई कर रहे हो अगर पानी भरा हुआ है तो सॉलिड्स पे नहीं लगता, इनिशियली किस पे लगता है, पानी पे लगता है। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, मैंने बताया जरूर है, बट यहाँ पर आपको पूछा गया था कि भैया कौन से मॉडल को यहाँ पर यूज किया गया था टू डिमॉन्स्ट्रेट दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, तो दैट इज द मॉडल नेम। और ऑब्वियसली बात है पानी धीरे धीरे एक्सपेल आउट होगा तो फिर यहाँ पर वॉल्यूम कम होगा और लोड हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस मतलब सॉलिड्स पे लगने लग जाएगा। ये एक्चुअली पूरा फिनोमिना क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस इज कंसोलिडेशन, ठीक है। तो कंसोलिडेशन का फिनोमिना यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट
किया गया था, दैट इज नथिंग बट दैट इज द वॉल्यूम चेंज ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ वाटर, ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो जैसे जैसे पानी बाहर निकलेगा वैसे वैसे वहां पर इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि भैया एक कंसोलिडेशन टेस्ट में लोड इज चेंज्ड फ्रॉम 50 टू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब इनिशियली जो यहाँ पर स्ट्रेस था वो कितना था, 50 था, और बाद में जो यहाँ पर चेंज हुआ फाइनली यहाँ पर स्ट्रेस कितना हो गया, दैट इज 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जब चेंज करता हूं तो यहाँ पर वॉइड रेशियो कितना चेंज हुआ है ना, तो यहाँ पर वॉइड रेशियो कितना चेंज हुआ, दैट इज इक्वल टू बी 0.8 माइनस 0.6। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूं कि देखिए किसी भी पर्टिकुलर सॉइल की, खास करके अगर मैं बात कर रहा हूँ सॉइल इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड, तो हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है सर, दैट इज योर ईवी, है ना। अभी फिलहाल खैर क्वेश्चन में पूछा ये ईवी की ही वैल्यू थी डायरेक्टली, है ना। हाँ, क्वेश्चन चेंज हो सकता है कि यहाँ पर ये बोल दे कि भी अगर मान लीजिए अभी फिलहाल इतना स्ट्रेस चेंज हुआ है, स्ट्रेस चेंज अगर चेंज कर दे तो उस केस में याद रखिएगा सीसी की वैल्यू को कांस्टेंट ले लेना है। बट फिलहाल अभी यहाँ पर ईवी की वैल्यू पूछी गई थी, और ईवी का फॉर्मूला क्या है, दैट इज डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा डैश। डेल्टा ई कितना है, दैट इज इक्वल टू बी 0.8 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाय डेल्टा सिग्मा डैश इज 100 माइनस 50, so this is equals to be 0.2 डिवाइडेड बाय 50। तो देखिए यहाँ पर ऑब्वियसली बात है 0.00 लिख देता हूँ, और ऑब्वियसली बात है बचता है फिर 20/5, दैट इज योर 4। यूनिट क्या हो जाएगी, डेल्टा ई, वॉइड रेशियो की यूनिट होती नहीं है, सिग्मा डैश की जो भी यूनिट होगी उसका इनवर्स हो जाएगा इसकी यूनिट, so दैट इज मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। सो दिस इज द यूनिट ऑफ योर ए बी। ठीक है, तो फिलहाल बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया था, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। तो बड़ा आसान था क्वेश्चन। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोलता बोलता है भाई कि एक सैचुरेटेड सॉइल है जिसमें कंप्रेशन इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.28। कंप्रेशन इंडेक्स क्या होता है, दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी डेल्टा ई अपॉन लॉग ऑफ फाइनल स्ट्रेस टू द इनिशियल स्ट्रेस, है ना। सेमी लॉग ग्राफ पेपर पे जो भी यहाँ पर स्लोप बनता है उसकी वैल्यू होती है सीसी, है ना। तो अभी फिलहाल यहाँ पर देखिए चेंज इन वॉइड रेशियो कितना होगा, तो यहाँ पर बोल रहा है दैट द वॉइड रेशियो एट अ स्ट्रेस ऑफ 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज 2.05, है ना। और फिर आगे बोल रहा है दैट द व्हाट इज द चेंज इन वॉइड रेशियो इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज टू 21.6, मतलब व्हाट इज द फाइनल स्ट्रेस, दैट इज इक्वल टू बी 21.6, है ना, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड व्हाट इज द इनिशियल स्ट्रेस, दैट इज इक्वल टू बी 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये लिखा है 12। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, हमें यहाँ पर डेल्टा ई पूछा है, तो भैया अगर डायरेक्ट डेल्टा ई ही निकालना है तो मैं इधर पुट कर देता हूँ, डेल्टा ई इज इक्वल टू बी लॉग ऑफ व्हाट इज द फाइनल स्ट्रेस, दैट इज 21.6, व्हाट इज द इनिशियल स्ट्रेस, दैट इज 12, है ना। तो बड़ी इसको आसानी से आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, दैट दिस विल बी नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी लॉग ऑफ 1.8। लॉग 1.8 की वैल्यू एग्जैक्टली क्वेश्चन में दे दी गई है एज 0.255, तो इसका मतलब डेल्टा ई की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, सीसी इंटू लॉग ऑफ 1.8, सीसी की वैल्यू पता है 0.28 है, और लॉग 1.8 की वैल्यू दे दी गई है क्वेश्चन में 0.255। अब देखो 0.25 होता है 1/4, है ना, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 0.28/4। सर 28 इज नथिंग बट दैट इज 7 इंटू 4, मतलब वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 0.07। ठीक है, तो बड़ी आसानी से यहाँ पर ऑप्शन भी मैच कर रहा होगा, दैट इज 0.0715, ऑप्शन नंबर डी। हमको बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करना आना चाहिए, इसीलिए आपको कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर तक वैल्यू आपको बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि भैया नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है जिसमें सेटलमेंट कितना हुआ है 20 mm का। ठीक है, दैट इज सेटल्ड बाय 20 mm। अगर अगर हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या हुई, दैट इज चेंज्ड फ्रॉम दैट इज चेंज्ड फ्रॉम 25 टू 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए डेल्टा एच का, सेटलमेंट का। क्या फॉर्मूला है, दैट इज सी सी एच नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट लॉग ऑफ सिग्मा एफ डैश अपॉन सिग्मा नॉट डैश, है ना। तो अगर मान लीजिए सॉइल चेंज नहीं हो रही, मतलब सी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इनिशियल थिकनेस में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, है ना, और वॉइड रेशियो भी इनिशियल वाला हम लोग सेम ही ले सकते हैं बिकॉज बहुत ज्यादा बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डेल्टा H1 अपॉन डेल्टा H2 की,
तो यहाँ पर रेशियो लेने पर बचता है सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म, दैट इज लॉग वाली टर्म। ठीक है, लॉग ऑफ सिग्मा एफ डैश अपॉन सिग्मा नॉट डैश फॉर द फर्स्ट केस एंड फॉर द सेकंड केस। फिलहाल यहाँ पर जरा चेक कर लीजिए, पहले केस में बोल रहा है 25 और 50, मतलब पहले केस में वैल्यू आएगी क्या, फाइनल वैल्यू इज 50, इनिशियल वैल्यू इज 25। और बाद वाले केस में भी क्या दिख रहा है, 100 है फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू क्या है, 50, है ना। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये रेशियो तो 1 आ गया, दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा H1 की वैल्यू डेल्टा H2 के बराबर हो जाएगी। मतलब दोनों ही केसेस में जो सेटलमेंट है उसकी वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि पहले सेटलमेंट हुआ है 20 mm, इसका मतलब अभी भी सेटलमेंट कितना होगा, 20 mm, विच इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आसान था, लेकिन हाँ देखो उसके लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला ही याद ना हो तो भैया फिर उसमें मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करवा देना, चलो सर डेरिवेशन करवा भी दो आप, लेकिन फिर याद तो आप ही को करना है ना। तो याद कर लीजिए फॉर्मूलेस को, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2021 का क्वेश्चन है, बोलता है भैया S1 स्टेटमेंट है क्या, सॉइल इज टर्म एज NC if the present effective stress, present effective overburden pressure is less than the maximum। देखो अगर मैं NC सॉइल की बात करता हूं तो NC सॉइल क्या है, एक ऐसी सॉइल है जिस पे प्रेजेंट स्ट्रेस इज द मैक्सिमम इन पास्ट, इज द मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाइड टिल नाउ, मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाइड टिल नाउ। ऐसी सॉइल जिस पे जो लोड है वो पहली बार उतना ज्यादा लगा है, तो उसको बोल देते हो आप NC सॉइल, है ना। तो अगर मैं नॉर्मली कंसोलिडेटेड की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब जो फिलहाल लोड है वो आज तक के लोड से ज्यादा होना चाहिए, बट फिलहाल क्या बोल रहा है, दैट द प्रेजेंट स्ट्रेस इज लेस देन द मैक्सिमम दैट इज अप्लाइड इन द पास्ट, जो कि गलत है, क्योंकि एक्चुअली ये जो डेफिनेशन है ना, ये है डेफिनेशन फॉर द ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल से भी याद आया, एक रेशियो होता है ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, दैट इज नथिंग बट दैट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस इन द पास्ट दैट इज अप्लाइड ऑन द सॉइल टू द प्रेजेंट स्ट्रेस, टू द प्रेजेंट स्ट्रेस। अगर मैं ओसी सॉइल की बात करता हूं तो ओसी सॉइल के लिए OCR की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, और NC सॉइल के लिए बात कर ले तो OCR की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू भी 1 होती है। वैल्यू याद रख लीजिए। तो चलिए एक बोनस पॉइंट भी यहाँ पर समझ में आ गया, OCR क्या होता है और उसकी वैल्यू OC और NC सॉइल के लिए क्या होती है। फिलहाल फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड पढ़ते हैं, दैट द लार्जर द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन द शॉर्टर इट टेक्स फॉर फुल कंसोलिडेशन टू ऑकर। देखो अगर CV की बात करें, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ये किसके बारे में बताता है, ये बताता है आपको अबाउट द रेट ऑफ कंसोलिडेशन। और सर अगर रेट ऑफ कंसोलिडेशन ज्यादा हुआ इसका मतलब काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, दैट मींस टाइम क्या लगेगा, अब कम लगेगा, फास्ट हो जाएगा कंसोलिडेशन, यस और नो। वही सेम चीज तो लिखी है, दैट लार्जर द वैल्यू ऑफ CV, वो कम टाइम लेगा, शॉर्टर टाइम लेगा, दैट मींस S2 स्टेटमेंट 2 एकदम सही है। फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, ये लिखा हुआ है आपके ऑप्शन नंबर C में। तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता था, है ना। आई होप आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन है ना इस पर्टिकुलर सेशन में करवाए हैं समझ आए होंगे। वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर मैं सॉइल मैकेनिक्स की बात करता हूँ, सॉइल मैकेनिक्स इस सब्जेक्ट का वेटेज SSC JEE में बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ बाकी बहुत सारी एग्जाम्स है जिनमें सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, खास करके अगर मैं गेट की बात कर लूँ या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात कर लूँ, इस सब्जेक्ट का वेटेज काफी ज्यादा है। लेकिन SSC JEE की बात करें तो उसमें वेटेज कम है। हाँ उसमें किसका वेटेज ज्यादा है, तो भैया बिल्डिंग मटेरियल का है, सर्वेइंग का वेटेज वहां पर काफी ज्यादा होता है। तो चलिए फिलहाल इस सेशन को एंड करता हूं, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नए कंसेप्ट और क्वेश्चन के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।